हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगभग 2001 से लेकर के 2022 तक का जो भी प्रीवियस ईयर में दारोगा में जो भी पूछे गए हैं उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो 1 से लेकर के हम लोगों ने 10 तक प्रश्नों को किया था। आप देख सकते हैं 2001 का प्रश्न है और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा ले चलेंगे इसको ताकि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए आपका। 11 नंबर सवाल है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिएगा। दारोगा की तैयारी के लिए एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल है, जितना भी प्रश्न पूछा गया है, एक बार ज़रूर इसका अच्छा से अवलोकन करके ही जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आपका एक स्टैंडर्ड पता चलेगा। उसके बाद हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों का रिपीट भी मतलब एग्ज़ाम में देखा जाता है, वो भी आपको मिल जाएगा। और प्लस में अगर आपका स्कोर यहाँ पे अगर आप सेट लगा रहे हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण था। हालांकि जब हम लोग साइमन कमीशन की बात करेंगे तो साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम था उसी की समीक्षा हेतु आ रही थी। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ, लेकिन भारत में 1928 में आया। और उसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो एक अधिकारी जिसका नाम था सॉन्डर्स, उसके लाठियों से ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और यही बदला लेने के लिए इन्हीं के मतलब समझिए कि मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। हालांकि इसका नेतृत्व स्कॉट नामक एक व्यक्ति थे, अधिकारी थे वहाँ के, वही कर रहे थे, लेकिन गलती से वो मारे गए। इसका आंसर हो जाता है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो जो साइमन कमीशन के जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश 7 संसद थे, जिसमें किसी भी एक भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके वजह से इसको वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जितनी ब्रिटिश जो संसद है या ब्रिटिश हुकूमत को ये बात पता रहती है कि यहाँ तक अभी तक इतना भारतीयों को समझ बूझ नहीं है। उनका ये मानना था कि कानून बनाने में या कानून की सूझबूझ रखने में भारतीयों के पास कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए उन्होंने भारत के किसी भी लोगों को शामिल नहीं किया। और यहाँ कहा जाता है कि अगर 1919 के अधिनियम की समीक्षा हो जाती और संविधान संशोधन हो जाते और बहुत सारे उसमें बदलाव अगर किए जाते तो शायद इसका रुख और कुछ अलग हो जाता। लेकिन हम लोग भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तब यहाँ पे ये गलत दिखाई देता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी में कुछ डिस्कशन देख लीजिए। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे वाइट मैन कमीशन कहा। वाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को, क्योंकि वहाँ पे सातों के सातों जो सदस्य थे ब्रिटिश थे, गोरे थे। और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई डेट हो तो अधिकतर डेट भी पूछा जाता है। जैसे 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुआ था। पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो 8 नवंबर 1927 हो जाता है। याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था। ठीक है। और इस कार्य का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। और साइमन कमीशन की अगर बात करें तो भारत कब आया ये भी याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया, जिसका विरोध पूरे भारत में किया गया। लाहौर से जो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय के द्वारा हो रही थी, और वहीं पे गो बैक साइमन किया जा रहा था।
उसका नेतृत्व, वहाँ का जो नेतृत्व था, स्कॉट नामक एक अधिकारी कर रहे थे, जिसमें एक साधारण व्यक्ति, उनके जो अंग्रेजी जो अधिकारी थे जिसका नाम था सॉन्डर्स, उनके लाठियों के वजह से उनके सर पे इतना ज़्यादा चोट लग गया कि उनकी मृत्यु हो गई। उसी की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, कोई भारतीय नहीं था, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसकी स्थापना कब होती है ये याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किया? ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ, 1930, 1931, 1932। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी इरविन समझौता हो रहे थे, तो उस समय गांधी जी इस बात को स्वीकार किए कि हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए। जब वहाँ पे गए तो बहुत सारे प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल थे, और वहीं पे पृथक निर्वाचन की बात हो गई, जिसमें अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड दे दिया। और सिर्फ ये एक मात्र दलित ही नहीं थे, बल्कि 11 समुदाय के लोग थे वहाँ पे शामिल थे। महात्मा गांधी ने इसका बहुत ज़्यादा क्या किया? विरोध किया। और विरोध करने के बाद वहाँ से ये लौट कर के भारत चले आए, और भारत आने के बाद उन्होंने आमरण अनशन कर दी। हालांकि राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता या पूना पैक्ट के माध्यम से इसे ठीक कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन इसलिए किया था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय रैम्स मैकडोनाल्ड थे, पूछा जा सकता है 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, मैकडोनाल्ड हो जाते हैं, द्वारा कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलित तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा किया गया। कहा जाता है कि लगभग 11 समुदाय थे जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड ने, उनको ये अवार्ड दिया था। लेकिन भारत में और सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता देने की बात हो रही थी वो दलितों की थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ किया। पूछा जा सकता है आपसे कि आमरण अनशन महात्मा गांधी ने किस जेल में किया था? तो यरवदा जेल, याद रखिएगा। कौन सा? यरवदा जेल हो जाता है। और यरवदा जेल है कहाँ पे? तो पूना में होता है। इसमें इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मरण शैया पे ये लेट जाते हैं। तो कहा जाता है कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पूना पैक्ट संपन्न हुआ। और ये पूना पैक्ट के पीछे जो कोशिश था, सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल देखिए। थोड़ा ज़्यादा किया जाए, लंबा डिस्कशन हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गद्दार पार्टी की स्थापना देखें तो इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो अनेक भारतीयों ने, जैसे लाला हरदयाल के नेतृत्व में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई। पूछा जाता है गद्दार पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में होता है। की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कब हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ। गद्दार जो पार्टी थी, इसकी स्थापना आपको अमेरिका में होता है, सैन फ्रांसिस्को में, और उनका नाम होता है लाला हरदयाल के द्वारा। और यह स्थापना होता है 1913 में। याद रखिए, 1913 में इसकी स्थापना होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की अगर बात करें तो अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। जैसे बहुत सारे भारतीय थे जिनको संगठित करके इसके विरोध में खड़ा किया जा सकता था, इसीलिए गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में।
आप देखिएगा यही सारे लोग बाद में चल के 1942 में देखिएगा एक वैश्विक परिवर्तन होता है, एक वैश्विक दबाव बन जाती है, जिसकी वजह से भारत की आज़ादी जो है और अवश्यंभावी हो जाती है। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष की बात करें तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। संस्थापक अगर पूछिए तो सरदार सोहन सिंह भाकना हो जाते हैं, सरदार सोहन सिंह भाकना हो जाते हैं, और केसर सिंह इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और लाला हरदयाल जो है महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला जो अखबार था 1913 में प्रकाशित किया, और अगर भाषा की बात कर दें हम लोग तो भाषा उसका था उर्दू में निकाला था, उन्होंने उर्दू में इसको निकाला था, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो स्थापना की अगर बात कर दिया जाए तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में होता है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो ये अमेरिका में है, और लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक व अध्यक्ष भी पूछा जाए तो सरदार सोहन सिंह भाकना हो जाते हैं, केसर सिंह इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं, और इसके जो महामंत्री हैं ये लाला हरदयाल हो जाते हैं। और इन लोगों ने एक अखबार निकाला ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और इस आंदोलन को और तीव्र गति दिया जा सके, इसलिए उन्होंने पहला अखबार निकाला जो भाषा था उर्दू भाषा में उन्होंने इसको ये किया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, किस अधिवेशन में, तो आपको ये बात पता होगा। आंसर की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका बम्बई अधिवेशन हो जाता है। ठीक है, कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, याद रखिए बम्बई अधिवेशन में होता है। इसी समय 8 अगस्त 1942 को, ये भी याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो ग्वालियर टंग में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को यहीं पे मंजूरी दिया गया था। कहाँ, 1942 में मुंबई में। और मुंबई अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात कर दिया जाए तो अबुल कलाम आज़ाद होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो 9 अगस्त 1942 से यह प्रारंभ होती है, और इसी समय 0 आवर के तहत सभी जो राष्ट्रीय नेता थे उनको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग जेलों में रखा जाता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, ये भी याद रखिएगा, करो और मरो का इन्होंने इसी समय नारा दिया। देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है, 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक या संवैधानिक अध्यक्ष या राज्य का और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का क्या होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगर अनुच्छेद में हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपको 55 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव की चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो अनुच्छेद 54 में होता है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाता है। याद रखिएगा, संवैधानिक अध्यक्ष हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे इसमें, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, यह सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, यह भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी सही है। कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 58 में कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, तो योग्यता में सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, कर चुका हो, या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और चुनाव के समय वह लाभ का पद न धारण करता हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघ राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं होता है, यह भी याद रखिए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पॉलिटी से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पॉलिटी भी अच्छा से पढ़िए। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। कब, तो 1 महीने के अंदर में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। 1 महीने के अंदर में, याद रखिए 1 महीने के अंदर में।
भारतीय संविधान में आपात संबंध शासन प्रणाली अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 से लिया गया है, जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसका वर्णन किया गया है। जैसे 352, 356 और 360। 352 की अगर बात कर दिया जाए तो राष्ट्रीय आपात हो जाता है, और 356 की बात कर दिया जाए तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और 360 की अगर बात कर दिया जाए तो वित्तीय आपातकाल की बात यहाँ पे होता है। यहाँ पे हो जाएगा 360, और यहाँ पे हो जाएगा 352, 356, और ये हो जाता है यहाँ पे 352 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का 18 नंबर। जो सवाल आप देखेंगे तो 18 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है कैबिनेट से बड़ा निकाय हो जाता है, कैबिनेट से बड़ा निकाय हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी में। संविधान का अनुच्छेद 74, संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। ठीक है, और कहता है अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। देखिए एक चीज़ है, जैसे आप अनुच्छेद 74 अगर पढ़ेंगे तो इसमें मंत्रिपरिषद का जो वर्णन आपको मिलता है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद होगी। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, और यही वजह होता है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो जाती है। किसी भी काम को करने के पहले वो उसे मंत्रिपरिषद का सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है, और इस मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख होता है वो हो जाते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ वास्तविक मानी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? सवाल है राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन कहता है किस कोष से आता है? तो इसका हो जाएगा राज्य की संचित निधि से आता है। अभी वर्तमान में देखेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, और राज्यपाल की देखेंगे 3.5 लाख हो जाता है। तो राज्यपाल वेतन भत्ते और ऐसे विशेषाधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी है, जो राज्यपाल परिलब्धि भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम जो है 1982 में विनिर्दिष्ट है, और 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158 3 के 4 में कहा गया, और राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो देखिए यह सत्ता दल का आंसर ये हो जाएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। जैसे आम चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव अगर हो जाए तो होने के बाद जितने भी मेंबर होते हैं सभी का एक मीटिंग होता है, और मीटिंग होने के बाद उसमें से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुन लिया जाता है। संसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करता है। वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री बना तो दिया जाता है लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक प्रावधान भी है जिसका दुरुपयोग भी बहुत बार हुआ है। 6 महीने के अंदर ही उन्हें किसी न किसी सदस्य का मेंबर जो सीट है वो लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? तो 7वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश करने के लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे
सदस्यों को भी ये कर सकता है। जैसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया प्रावधान 317 में दिया गया है। अगर पूछे कि किसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोक सेवा यानी कि यूपीएससी और कोई स्टेट लेवल का जो अध्यक्ष है उसको हटाने का है, तो 317 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 317 में इसका वर्णन किया गया है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। केवल राष्ट्रपति, उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है, याद रखिएगा। हटाया जाता है, अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका 317 हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह केवल हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य जो भूमिका होता है राष्ट्रपति का हो जाएगा। और ये देखिए, कहता है कि जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है। कितना? तो 145 प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट क्या करता है, भेजता है। हटाने का जो प्रावधान है, याद रखिएगा, 317 पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का सख्ती का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो पावर है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है और राज्य का कोई भी हाई कोर्ट हो सकता है। तो भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित संविधान तथा उसके सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे जस्टिस रिव्यू के द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। अगर बात करें कि न्याय पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है क्या, तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यहाँ पे राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त क्या है, तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी नियम संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। जैसे जनसंख्या के आधार पर होगा तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, 31 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो 16 हो जाता है। ठीक है, और बिहार में इसकी संख्या कितना होता है, 16 हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। क्या वर्णित करता है, तो देखिए, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है किस रूप में, तो देखिएगा, राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के भाग 1 में अगर देखेंगे तो 1 से 4 के बीच में राज्यों का वर्णन किया गया है। अगर अनुसूची भी देखेंगे तो अनुसूची 1 में भी इसका वर्णन है और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक क्या होगा, एक संघ हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से, तो ये देखिए, अधिकतर सदस्य जो होते हैं इनका जो चुनाव होता है लोकसभा से ही होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। जैसे 74(1) की अगर बात करें तो यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता व मंथन देने के लिए मंत्रिपरिषद का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानते हैं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही राष्ट्रपति कोई भी काम करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर कोई भी काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। यही वजह है कि उनकी शक्तियाँ जो होती है, जो काम करते हैं, वो सब मंत्रिपरिषद के अनुसार ही होता है। इसलिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी शक्तियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं।
वो वास्तविक शक्तियाँ धारण नहीं करते, वो नाम मात्र की शक्तियाँ धारण करते हैं। और इसमें जो प्रमुखता की जो बात होती है, जो प्रमुख होते हैं इसके प्रधानमंत्री होते हैं। और यही वजह होता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है वास्तविक मानी जाती है। 27 नंबर हम लोग देखेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे क्या हो, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करें तो 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाता है कि मंत्रिपरिषद जो यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर किसी एक के प्रति भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वहाँ पे सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, इसी में कोशिश किया जाए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे 7 प्रकार का अधिकार था, 7 प्रकार के अधिकारों में 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा जिसके वजह से कौन सा संशोधन करके, संविधान संशोधन करके ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो ये हो जाता है आपको 44वां संविधान संशोधन जो बार बार पूछता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाता है। कौन सा? तो 44वां संविधान संशोधन होता है, यह 1978 में इसको हटाया गया था। ठीक है, और इसे 300 कॉम में अगर बात करें हम लोग 300 कॉम में इसको क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। एक विधिक अधिकार रहेगा। पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ रखा गया, तो यह विधिक अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 300 के क में इसको रखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो करंट है आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, इसलिए आप लोग भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि करंट हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमारा करंट का क्लास भी चल रहा है। तो करंट में हम बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहे हैं। दरोगा के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी आपको वहाँ से हो जाएगा। करंट से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। करंट अगर आप पढ़ लेते हैं दरोगा के लिए तो देखिए दरोगा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपको करंट से। सब सब्जेक्ट का अपना अपना वैल्यू है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए। जो करंट का एक टेंडेंसी है यहाँ पे आपको वो भी दिखेगा। जैसे नोबेल प्राइज़ पढ़ना है, इंडेक्स पढ़ना है, आपको बजट पढ़ना है, आपको सर्वेक्षण पढ़ना है, आपको दिवस पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम आपको एक लिस्ट भी बना के बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। कहाँ पे हुआ था ये घटना? तो याद रखिए धनबाद से ये घटना घटी थी, धनबाद से, क्योंकि यहाँ गजली टांड जो कोलियारी खदान है, एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग इस गैस के रिसाव के द्वारा दब के ही मर गए। ये घटना और उसी समय एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए पूछ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला हम लोग इसी में देखेंगे। देखिए करंट इस तरह से उठाया जाता है जैसे आप भारत में जैसे बिहार झारखंड का जो हो जाता है, और यहाँ पे जो दरोगा में है ये बिहार के करंट से भी 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अब बिहार का करंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले से ध्वस्त कर दिया गया? ठीक है, तो बहुत चर्चा में रहा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था।
इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम लोग बोलते हैं। इसका आंसर डी हो जाता है। और इसी में देखिएगा आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था अलकायदा। अलकायदा के द्वारा 11 सितंबर 2001 को यूएसए के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आत्मघाती वायुयान हमले से ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसी में सद्दाम हुसैन ऐसे लोगों का नाम आया था। और अमेरिका अगर ठान ले तो किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है। और उसने इसका बदला भी लिया। अगला देखते हैं, कहता है कि इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो कौन सा कंट्री हो जाता है? तो ये देखिए, ये आपका सीरिया हो जाता है। कौन सा कंट्री हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा। याद रखिए, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कुछ नया करंट जो है, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता रहा। पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था 2022 में, तो ये आपका कतर हो जाता है। कतर में इसका आयोजन हुआ 2022 में। इसमें विजेता टीम कौन थी? तो अर्जेंटीना था और फ्रांस इसका उप विजेता था। और यहाँ पे जो कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है, इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के क्वालिफाइड नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सीरिया हो जाता है, ठीक है, सीरिया हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए उस समय का प्रश्न है, तो अभी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो उस समय की बात है तो आशा पारेख हो जाते हैं। अगर हम लोग 2023 की बात करें कि 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये हो जाता है वहीदा रहमान को दिया गया। ये बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं, उन्हीं को ये सम्मान मिला, वहीदा रहमान को, ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के लिए, 2023 के लिए इनको दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम में दिया गया वहीदा रहमान को, तो ये आपको 53वां हो जाता है। कौन सा? 53वां हो जाता है, ठीक है। पूछा भी जा सकता है आपसे कि 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका है 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये 2022 किसको दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया, ठीक है, आशा पारेख को दिया गया। और 2030 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहीदा रहमान को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य शामिल हुआ, ठीक है। 28वां राज्य डायरेक्ट आपसे भी पूछा जा सकता है, 28वां राज्य कौन है। उस समय की बात है जब 2000 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये झारखंड हो जाता है और ये 28वां राज्य हो जाता है, ठीक है। तो ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो कब बना झारखंड? तो 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। बिहार से कट करके ये अलग राज्य बना, ठीक है। और ये 28वां राज्य हो जाता है। और इसमें कहा जाएगा कि तेलंगाना देश का 29वां राज्य जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरीके से राज्यों की संख्या अगर देखें तो 28 हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाती है। लेकिन आप देखिएगा 2020 में एक अधिनियम पारित करके दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इस तरीके से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे,
किस भारतीय ने रसायन शास्त्रों में नोबेल पुरस्कार जीता? देखिए, नोबेल जो भी है एकदम याद रख लीजिए। शांति का नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकदम याद रखिए 2023 है, 23 है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और आप 2022 भी देख लीजिएगा, 2022 दोनों यहाँ से एकदम गारंटेड एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। नोबेल हमने पढ़ाया है, आप नोबेल भी देख लीजिए, करंट में हमने कराया है। तो अगर रसायन की बात करेंगे तो 2023 में 3 लोगों को केमिस्ट मतलब रसायन का नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय की बात थी, तो उस समय की बात है, अभी तक किसी ने नहीं, ये 2001 की बात है। ठीक है, तो अभी के समय में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी के समय में अधिकतर शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा जाता है। जितना भी है आपको नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया है 2022 का, 2023 का, उसको एकदम रट लीजिए, एकदम जुबानी कर लीजिए। हमने इसको पढ़ाया भी है। ठीक है, कोई भी चीज़ का कमी न रह जाए आपके लिए। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अनुसार अगर बात कर दी जाए तो डिक चेनी हो जाते हैं, डिक चेनी। लेकिन अगर अभी बात कर दी जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये कमला हैरिस हो जाती हैं। और 46वां यानी कि 46वां जो है वो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। देखिए, 46वां जो है, 46वां ये हो जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन होते हैं। ठीक है, जो बाइडेन हो जाते हैं। और कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस 49 यानी कि 49वां जो है वो उपराष्ट्रपति हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये करंट में है आपका मैटर। उसके बाद देखिए, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? किसने? ठीक है, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया? देखिए, करंट में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो सारा का सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। और इसमें आंसर आपका शबाना आजमी हो जाती हैं। शबाना आजमी को 4 बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। जैसे देखेंगे आप सभी लोग, शबाना आजमी ने 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। हालांकि अभी भी उनको मिला है। 1975 में, 1983, 1984, 1950, 1999 यह पुरस्कार मिला था। और 1988 में इन्हें पद्मश्री द्वारा भी सम्मानित किया गया। ठीक है, एक और प्रश्न हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करते चलिए। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो बिछुआ लोक नृत्य जो है ये असम के साथ हो जाता है। ठीक है, देखिए, लोक नृत्य से भी आपके एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ देखिए, भरतनाट्यम जो है, नाट्यम कहाँ का लोक नृत्य हो जाता है? तो याद रखिए, भरतनाट्यम कहाँ का होगा? तो तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, याद रखिए, तमिलनाडु का हो जाता है। अगर आपसे पूछ दे कथकली कहाँ का है? ठीक है, कथकली जो लोक नृत्य है कहाँ का है? तो कथकली आपको कहाँ पे क्या हो जाएगा? केरल का हो जाता है। कथकली कहाँ का हो जाएगा? देखिए, कथकली केरल का हो जाता है। और यहीं अगर पूछ दे कथक कहाँ का है, कथक जो लोक नृत्य है कहाँ का हो जाता है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और फिर से पूछ दे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है कहाँ का है? मोहिनी अट्टम की अगर बात करें, मोहिनी अट्टम की, तो ये भी आपका क्या हो जाता है? केरल का लोक नृत्य हो जाता है, केरल का। पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है आपका, यहाँ देख लीजिए, कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का हो जाता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है, अगला और भी देख लीजिए, 2-4 ऐसे नाम है ताकि आपको याद रहे रिवीजन के तौर पे। जैसे मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। ओडिसी भी एक लोक नृत्य है, वो उड़ीसा का हो जाता है। इतना सही आपका काम चल जाएगा। बिहार का लोक नृत्य में अगर देखेंगे तो आप विदेशिया देखे होंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे। चलिए यहाँ पे और भी देख लेते हैं।
जैसे असम के अन्य नृत्य जो है जिसको बिहू बोलते हैं, और बिहू पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है बिहू कहाँ का है, तो असम का याद रखिए। नागा नृत्य हो जाता है, कली गोपाल हो जाता है। देखिए किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये 2000 की बात है। और देखिए बुकर पुरस्कार बार बार पूछा जाता है, 2022-23 का बुकर पुरस्कार भी आपको याद रखना होगा। जैसे में नए में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये तो द ब्लाइंड असैसिन हो जाता है। लेकिन अगर 2022 की अगर बात करें तो ये श्रीलंका के लेखक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये श्रीलंकाई लेखक है जिनका नाम है सेहान करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका, ठीक है। और इनके उपन्यास जो है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए उनको 2022 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, तो ये आपके हो जाते हैं सेहान करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका, याद रखिए सेहान करुणा तिलका। और ये श्रीलंकाई लेखक हैं, और ये जो उपन्यास इन्होंने लिखा इसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला यहाँ पे देखिए करंट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखिएगा किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को, याद रखिए अफ्रीकी जो नेता हैं भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका नाम नेल्सन मंडेला हो जाता है, ठीक है, नेल्सन मंडेला हो जाता है, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता है जिन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया, 1990 से सम्मानित किया गया। इन्होंने काले गोरे से संबंधित जो नस्ल का जो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था, बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे भी बिल्कुल भारत से भी कहीं ज़्यादा बुरी हालात थी, और पूरी ज़िंदगी और पूरी समय उन्होंने सबसे कीमती वक्त उन्होंने अफ्रीका में ही लगाया, और अंततः उनको बहुत ज़्यादा जेल का भी सज़ा मिला, जिस समय लोगों को ये कहा जा सकता है कि उस उम्र में लोग घर गृहस्थी में इश्क प्यार में डूबे रहते हैं, उस समय वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उनके लिए, जब निकले तो वहाँ का राष्ट्रपति बने। एक उपन्यास है जो बहुत ही ज़्यादा विवाद में रहा, जिसके वजह से पूछा गया। कभी कभी कोई ऐसा उपन्यास होता है, कुछ ऐसे राइटर होते हैं जो काफ़ी विवाद में चले जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे लज्जा, तो लज्जा उपन्यास का लेखक कहता है कि कौन सा हो जाएंगे, तो इसमें तस्लीमा नसरीन होती है, और इन्हीं पे एक मूवी भी बना है जिसका नाम लज्जा ही है, ठीक है। और लज्जा शोध निमंत्रण फेरा, फ्रेंच लवर, बेशर्म आदि बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन के उपन्यास का नाम होता है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे दिवस भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत सारा दिवस है, कम से कम 20-25 दिवस अगर कर लेते हैं जो बार बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, वो भी आप आराम से बना देंगे। इसमें स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7.5 लाख के राउंड में लड़कों ने फॉर्म डाला है, और ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, सीट का 20 गुना ही रिजल्ट यहाँ पे देगा, इसलिए बहुत कड़क तैयारी होनी चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए 22 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम जो है पर्यटन पर पुनर्विचार थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी। अगला सवाल है 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका आंसर आपका बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसी पंचवर्षीय योजना को बाद में चेंज कर दिया गया, ठीक है, और नीति आयोग के तौर पे इसको देखा जाता है। तो भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और 2002 से 7 की अवधि वाली इस योजना के प्रारूप को योजना आयोग की 5 अक्टूबर 2010 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई।
कभी कभी पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब है, तो 2012 से 2017 यह क्रियान्वयन हुआ। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जो 7 वर्षीय स्ट्रेटजी पेपर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। कहते हैं किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। ज्योग्राफी से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके दरोगा में। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी कहती है किन किन राज्यों से। चंबल नदी का देखिए 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। अगर चंबल नदी का उद्गम की बात करें तो ये देखिएगा मध्य प्रदेश के महू से इसका उद्गम है। महू के जानपाड़ा पहाड़ी है कि सिंगार चौरी चोटी से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा। और ये चंबल जो नदी है, और इसी चंबल नदी में अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा अधिकतर आपको मतलब सोर्स आपको यहाँ पे पाया जाएगा। और ये 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह बहती है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा फिर दोबारा हो सकता है कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो मध्य प्रदेश के महू जिले के जानापाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से इसका उद्गम हुआ है। अगला सवाल है भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है। भूमि से लैंडलॉक बोलते हैं जहाँ पे यानी कि समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र ना हो, जैसे बिहार इसमें हो जाएगा आंसर, बिहार हो जाता है। भूमि से चारों तरफ से, जैसे आप देखते हैं अगर हम लोग मैप में देखेंगे इसको, अगर मैप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये बिहार हो जाएगा, जो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाता है, यूपी हो जाएगा। और ये इंटरनेशनल है, यानी कि एक कंट्री है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। और ये आपका नीचे हो जाता है झारखंड हो जाएगा, और इसके पूरब में आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है। ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं क्या है, स्थलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको स्थल रुद्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी योजना में साझेदारी है, ठीक है। तो किसके साथ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ हो जाता है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है, किसके साथ, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, ठीक है। और इसी को जवाहरलाल नेहरू ने भारत की माता के नाम से संबोधित किया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल, गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। कोयला, जल और विद्युत, गैस तीनों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बिहार हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। जैसे 15 अगस्त 1947 से अगर देखेंगे, 72 से देखेंगे तो यह पिन कोड जो है ये व्यवस्था लागू है। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र है, जिसमें पिन क्षेत्र जो है 8 बिहार से और झारखंड को संदर्भित करता है, बिहार झारखंड से। और 2 की अगर बात कर दिया तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाता है। अगला सवाल है जो पूछा जाता है बार बार, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी मुखिया द्वीप है, तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाता है, नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी हो जाता है। अंडमान निकोबार में ये दोनों ही स्थित है। जैसे बैरन द्वीप की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। बैरन को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। और नारकोंडम जो है, नारकोंडम जो आपका हो जाता है ये प्रक्षुप्त हो जाएगा, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी हो जाता है। और दोनों अंडमान निकोबार में ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का, यहाँ पे देखिए, किसी देश का मानक समय, यहाँ देखिए, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुना के अंतर्गत में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। हर एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए देखिए ग्रीनविच जो
ब्रिटेन से, लंदन से जो सीधे सीधे आपको गुजरता है, उससे आपका भारत जो है 5.5 घंटा क्या है, आगे है। पूछा कभी जा सकता है कि यह ग्रीनविच जो मिन टाइम है, जीएमटी जो है, जीएमटी है किन किन देश से होके गुजरती है। जैसे भारत की अगर जीएमटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री हो जाता है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री है, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, 5 राज्य। उसी तरीके से है कि कंट्रियों की अगर बात करें, जो लंदन से ग्रीनविच गुजरता है तो क्या क्या हो जाएगा, कौन सा कंट्री हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, एक हो जाएगा माली हो जाएगा, एक हो जाता है आपको नाइजर हो जाता है, एक हो जाता है बुर्किना फासो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको टोगा हो जाएगा, एक आपको घाना हो जाता है। याद रखिएगा, ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड के बाद आपको फ्रांस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा, माली हो जाएगा, नाइजर हो जाता है, बुर्किना फासो हो जाएगा, टोगा और घाना हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, यहीं से सब आपका जीएमटी ही गुजरता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे हम लोग अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, देखिए किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य जीएमटी से 4 मिनट के गुणज के अंतर में रहता है। ग्रीनविच माध्यम जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, जो लंदन के पास ग्रीनविच से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के मध्य में खींची गई है। प्रति डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है और पश्चिम की प्रति डिग्री जाने पर 4 मिनट का समय क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो सड़कों की लंबाई अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आपको सड़कों की लंबाई दिखेगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर सवाल देखिए। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, 2 भागों में नहीं बांटती है, कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा को नहीं बांटती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो कर्क रेखा की अगर बात कर दिया जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा, कितनी? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और यह एक काल्पनिक रेखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको तो पता होगा, ये आपका हो जाता है, इस पृथ्वी को अगर हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो ईस्ट और वेस्ट मिलाने वाली रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री हो जाता है। 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तरी अक्षांश होता है। उत्तरी अक्षांश को ही 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है। और ये वही 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में हम लोग जाते हैं तो इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। यही पूछ रहा है कि जिसे भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, वो कौन सा राज्य है? ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी देखिएगा ठंडा के समय में आपको 3 जनवरी को होता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होता है उसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, वो आपको होता है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होती है, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं। ठीक है, चलिए यही सवाल आपको फिर से पूछ दिया गया है।
देखिए कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब रहती है? तो अधिकतम दूरी देखिए 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अधिकतम दूरी आपको 4 जुलाई को होता है और जनवरी में सबसे कम दूरी होता है। जो सबसे कम दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में उसको हम लोग उपसौर कहते हैं, सबसे कम दूरी को, और सबसे ज़्यादा दूरी को अपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है और यह कहता है कि यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई। यानी कि दोनों अ और ब शब्द है, लेकिन ब जो है अ का कारण नहीं है। काली मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। काली मिट्टी को हम लोग रेगोर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसको काली कपासी के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा के विखंडन से हुआ, इसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा होता है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र हो जाएगा, दक्षिण भारत में ही अधिकतर मिलेगा आपको। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें पोटास की मात्रा भरपूर होती है, ठीक है। देखिए पोटास की अधिकता के कारण कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है।